हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम मृदा कोलाइड, अपना जो आज का टॉपिक होगा वो है मृदा कोलाइड। इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है वो केवल और केवल एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपयोगी है, उनके लिए यूज़फुल है। केवल बायो और मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी नहीं है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो ये जो अपना लेसन है वो 3rd नंबर का लेसन है। यहाँ से जो है वो आपकी 4 नंबर की मार्किंग होती है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। क्लियर है? तो मृदा कोलाइड जी अपने पास यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन है, सारा कुछ बेसिकली समझने का भी है, बाकी थ्योरेटिकल भी है। कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे जेट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वहाँ जो है वो पिछले ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया था, उससे नेक्स्ट 2 ईयर्स पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा विशेष रूप से ध्यान से पढ़ें। थ्योरेटिकल पोर्शन है, समझोगे तो आराम से याद हो जाएगा। क्लियर है? मृदा कोलाइड, देखो मृदा कोलाइड, इसमें मृदा शब्द को अलग कर दिया जाए, कोलाइड शब्द की बात की जाए तो जो कोलाइड है, लिखना नहीं है अभी, कुछ समझना है। जो कोलाइड है, इस कोलाइड का जो जनक है वो थॉमस ग्राहम था। थॉमस ग्राहम, थॉमस ग्राहम जो है वो कोलाइड का क्या है? जनक या पितामह है। थॉमस ग्राहम को कोलाइड का जनक या पितामह कहा जाता है। अब यहां जो है वो कोलाइड कहते किसे हैं, तो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल अपने डिटेल नहीं है एग्रीकल्चर वालों की इतनी। कोलाइड जो है वो कंपाउंड होते हैं जो अपने को खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है? जैसे यूं माने अपने पास एनवायरनमेंट है, अभी खुला वातावरण है। इस खुले हुए वातावरण के अंदर धूल के कण तैरते हुए नजर आते हैं या नहीं? धूल के कण आप देख सकते हो क्या खुली आंखों से? नहीं देख सकते। तो उन तैरते हुए धूल के कणों को देखने के लिए कुछ माध्यम चाहिए होता है। जैसे आप जो है वो अगर आपको कमरे के अंदर धूल के कण देखने हैं तो डार्क कमरा है और किसी हॉल के द्वारा यानी किसी छिद्र के द्वारा आप सनलाइट या प्रकाश डालते हो तो उसमें धूल के कण, जहां से वो प्रकाश आ रहा है तो उस प्रकाश के अंदर आपको धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो एक माध्यम है। तो वो जो धूल के कण हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक माध्यम दिया तो वो अपने को धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। या उसे आप फिर अगर देखना चाहो तो सूक्ष्मदर्शी से देखो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखो, तो वहाँ आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलाइड कहलाते हैं। आप इन्हें खुली नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन विशेष कंडीशन के द्वारा आप कुछ माध्यम लेकर जो है उनको देख सकते हैं। तो ऐसे गुण रखने वाले जो कंपाउंड्स है वो कहलाते हैं आपके कोलाइड। अब कोलाइड जो कण है जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जिन्हें देखा जा सकता है, तो कोलाइडी कणों का जो आकार है वो कितना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, पूछा जा चुका है कि कोलाइड का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस ग्राहम को कहा जाता है। दूसरा ये आता है कि कोलाइड जो कण है उनका आकार कितना है। तो जो कोलाइड कण का जो आकार है वो कोलाइड कण का आकार, इनके आकार की बात करें तो इनका जो आकार होता है वो होता है 1.0 से 100 मिली माइक्रोन तक। 100 मिली माइक्रोन तक, यहां तक जो है इन कोलाइडी कणों का जो है वो आकार होता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलाइडी कणों का आकार पूछा जाता है कि कोलाइडी कणों का आकार कितना है। तो ये 1.0 से 100 मिली माइक्रोन तक इनका जो है वो आकार होता है। तो यानी ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कण जिनका आकार 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन के बीच में होता है तथा जिन्हें खुली आंखों से ना देखकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, ऐसे कण कहलाते हैं कोलाइडी कण। तो ये कोलाइड अलग चीज है, फिर साथ मृदा जोड़ेंगे तो मृदा कोलाइड वो अलग हो जाएगा। मृदा कोलाइड के कुछ गुण कोलाइड की तरह हैं और कुछ ऐसे गुण हैं जो विशेष रूप से केवल मृदा कोलाइड में ही पाए जाते हैं। तो इनको बारी बारी से 2 टुकड़ों में, 2 हिस्सों में से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कोलाइड के गुण क्या क्या है, कोलाइड क्या है, उसके बाद में चाहेंगे मृदा कोलाइड के अंदर कि मृदा कोलाइड के गुण क्या क्या है। ठीक है? तो 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, 2 पार्टिकल्स में पढ़ेंगे इन्हें। तो कोलाइड्स का जो आकार है वो कितना होता है? 1 से लेके 100 मिली माइक्रोन। क्वेश्चन पे ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ पुटअप होते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन भी चलते हैं। कंपटीशन में 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है वही। कोलाइड का जनक थॉमस ग्राहम, कोलाइडी कणों का आकार 1 से लेके 100 मिली माइक्रोन। अब बात आती है कोलाइडी कण जो है उनके गुण क्या क्या हैं। ठीक है? कोलाइड के जो गुण हैं
वो क्या है, कोलाइड्स के गुण। तो कोलाइड के गुणों को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी जो अपन डेफिनेशन, परिभाषा, इसकी जो जनरल परिचय है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आप अपना चैप्टर जो है वो है, यूनिट है वो है मृदा कोलाइड, और इसमें सबसे पहले हेडिंग डालोगे परिचय। आप लिखना शुरू करेंगे, चैप्टर का नाम आपका मृदा कोलाइड, और हेडिंग डालोगे सबसे पहले परिचय, जिसके अंदर किसने इसको खोजा, किसका इसका जनक है और उनका आकार क्या है, इस तरीके से उनकी डेफिनेशन वगैरह, परिभाषा वगैरह। ठीक है, परिचय। और परिचय में जो है वो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखो, कोलाइड एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कोलाइड एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो भागों कोला जिसका अर्थ गोंद, जिसका अर्थ गोंद, तथा ओइडस तथा ओडस जिसका अर्थ समान होता है, से मिलकर बना है। ठीक है, दोबारा सुन लेना। इसके अंदर देखो, यहां पहले लिखना नहीं है, लिख लिया अपने। कोलाइड्स जो है वो दो भागों से मिलकर बना है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसके दो टुकड़े हैं, दो भाग हैं। कौन कौन से, इधर देखो, फर्स्ट है इसका कोला और दूसरा है ओडस। कोला का अर्थ जो होता है वो ग्रीक भाषा में वो है गोंद, और ओडस का जो अर्थ होता है समान, यानी गोंद के समान। इसका अर्थ हो गया किसका, कोलाइड का, ग्रीक भाषा में दो वर्ड, कोला और ओडस। कोला का अर्थ गोंद है, ओडस का अर्थ है समान। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट दूसरा परिचय में ही है। थॉमस ग्राहम को कोलॉइड रसायन का जनक, थॉमस ग्राहम को कोलॉइड रसायन का जनक कहा जाता है। जनक कह सकते हो या पितामह कह सकते हो। ठीक है, थॉमस ग्राहम को कोलॉइड रसायन का जनक कहा जाता है। नंबर थर्ड, तीसरा पॉइंट लिखें। जल में विलय पदार्थों को जंतु झिल्ली में से, जल में विलय पदार्थों को जंतु झिल्ली में से विसरण के आधार पर क्रिस्ट लाभ एवं कॉलॉइड्स, क्रिस्ट लाभ एवं कॉलॉइड्स में विभक्त किया गया है। में विभक्त
किया गया है। ठीक है, यानी जो पदार्थ जल में घुलनशील है, अब जो जल में घुलनशील है वे पदार्थ जंतु झिल्ली में से, जो अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगमी झिल्ली की बात करें, उस जंतु झिल्ली में से जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो तो क्या कहलाएगा, जो बाहर नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा। इस आधार पे दो भागों में बांटा हुआ है, क्रिस्टलोब और कॉलॉइड्स। अब बात आती है कि क्रिस्टलोब किसे कहते हैं। पहले सुनना, क्रिस्टलोब क्या होता है और कॉलॉइड्स क्या होता है। क्रिस्टलोब जो है वो कंपाउंड होते हैं, वो अवयव होते हैं या वो पदार्थ होते हैं जो जंतु झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं, यानी गुजर जाते हैं, वो तो होते हैं क्रिस्टलोब। ठीक है, यानी वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विस्तृत हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, गमन कर जाएंगे, वो तो कहलाएंगे क्रिस्टलोब। और जो पदार्थ जंतु झिल्ली में से नहीं गुजरते, उसको पार नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं कॉलॉइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला पॉइंट होगा अपना, अगला पॉइंट लिखो, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं, क्रिस्टलोब कहलाते हैं। क्रिस्टलोब कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विस्तृत नहीं होते, कॉलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में कि क्रिस्टलोब किसे कहते हैं और कॉलॉइड्स किसे कहते हैं। क्रिस्टलोब कौन है, जो जंतु झिल्ली में से आसानी से विस्तृत हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और कॉलॉइड्स कौन होते हैं, जो जंतु झिल्ली में से आसानी से विस्तृत नहीं होते या जिनका पारगमन नहीं होता है, वो कहलाता है आपका कॉलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करें तो इसकी कॉलॉइड की परिभाषा की बात की जाए कि कॉलॉइड्स जो है वो क्या है, तो हेडिंग डालोगे परिभाषा और इसमें लिखो, ऐसे मृदा कण जिनका व्यास और यहां बोर्ड से देख लेना 1 से 100 मिली माइक्रोन, 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है, एवं कॉलॉइडल गुण रखते हैं, एवं कॉलॉइडल गुण रखते हैं, कॉलॉइड कहलाते हैं। इसका परिभाषा में सेकंड पॉइंट लिखो, कॉलॉइड के कण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही दिखाई देते हैं। कॉलॉइडल कण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही दिखाई देते हैं।
ठीक है, ये यहां तक अपना पोर्शन है। मृदा कोलाइड, जहां क्वेश्चन बनता है, मृदा कोलाइड्स जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो भागों से मिलकर बना हुआ है, कोला और ऑइडस। ऑर्ड्स, कोला का अर्थ होता है गोंद और ऑर्ड्स का अर्थ होता है समान। सेकंड पॉइंट था अपना कि मृदा जो कोलाइड है, इस कोलाइड का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस ग्राहम को कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था कि जो जंतु झिल्ली में से पारगमित होगा, जल में विलय पदार्थ है, जंतु झिल्ली में से जो पारगमित होगा वो तो कहलाएगा क्रिस्टलोब, और जो जंतु झिल्ली में से पारगमित नहीं होता है, विसरित नहीं होता है, वो कहलाता है कोलॉइडस। उसके बाद देखिए अपने इसकी परिभाषा कि वे पदार्थ जिनका व्यास जो है वो 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन होता है और कोलॉइडल के जो है वो गुण रखते हैं, वो कहलाते हैं अपने पास कोलॉइड। और इन्हें किसके द्वारा देख सकते हो आप? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हो। ठीक है, यहां तक इसका अपना परिचय और इसकी परिभाषा। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालोगे वो होगी कोलॉइड के गुण। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालो कोलॉइड के गुण। कोलॉइड्स के गुण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत से बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो पहले यहां लिखना कुछ नहीं है, कोलॉइड्स के द्वारा कौन कौन से गुण दर्शाए जाते हैं उनकी एक सारणी बना रहा हूं। कोलॉइड के द्वारा जो है वो मुख्य रूप से एक तो पहला दर्शाया जाता है विषमांगता का गुण। विषमांगता का गुण जो है वो इनके द्वारा दर्शाया जाता है। सेकंड अब की बात करूं तो ये जो है वो विसरण का गुण भी दर्शाते हैं, विसरण का गुण इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा जो है ये ब्राउनी गति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्राउनी गति ये दर्शाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव भी जो है इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा इन पर विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का गुण भी उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त इनमें अधिशोषण, अधिशोषण का गुण भी जो है वो इनके अंदर उपस्थित पाया जाता है। और नेक्स्ट अब आखिरी जो है वो अवक्षेपण, अवक्षेपण का गुण भी जो है वो इनमें उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये कोलॉइड के द्वारा जो गुण दर्शाए जाते हैं इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वो बात करूं विषमांगता की। विषमांगता क्या होती है? लिखना कुछ नहीं है, पहले इनकी जनरल चीजें आपको बता रहा हूं, जनरल इंट्रोडक्शन इनका दे रहा हूं, उसके बाद में लिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले सुन लो कि कौन सी चीज क्या है। विषमांगता, इसके नाम में ही अर्थ है विषम यानी भिन्न भिन्न, यानी कोलॉइड्स जो कण है उनका नेचर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, एक होता है परिक्षेपण माध्यम, यानी कौन किसके अंदर मिला हुआ है। जिसे अगर आपने 11वीं क्लास के अंदर विलयन पढ़ा हो, विलयन दो भागों से मिलकर बनता है, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। ठीक है, विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। ऐसे ही जो कोलॉइड होता है इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। ध्यान से सुनना, विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलय और एक विलायक। विलय उसको कहते हैं जिसको आप घोलोगे, जैसे चीनी है, चीनी को मैंने जल में डाला, चीनी को मैं जल में घोल रहा हूं, तो जल तो हो गया विलायक और चीनी हो गई विलय। तो जिसको घोलोगे वो विलय, और किस में आप घोल रहे हो? जल में, वो गया विलायक। तो जल मेरे पास ज्यादा है, चीनी मेरे पास कम है, तो जो कम है वो विलय है, जो ज्यादा है वो विलायक है। तो ऐसे ही परिक्षिप्त प्रावस्था तो होती है कम और परिक्षेपण माध्यम होता है ज्यादा। ये याद रखने का एक तरीका है, परिक्षिप्त प्रावस्था होती है कम और परिक्षेपण माध्यम होता है ज्यादा।
तो इस आधार पे कोलाइडी की जो है वो दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब ये जो अवस्थाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं और इसके समान भी हो सकती हैं। तो इस आधार पे इनमें विषमांगता का गुण पाया जाता है। सेकंड वन की बात करें, इसमें आता है विसरण। विसरण किसे कहते हैं? कोलाइडी कण जो है वो विसरण होते हैं, गतिशील होते हैं। वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होगा? बहेगा, गति करेगा। तो इनमें जो है वो विसरण का गुण पाया जाता है। तीसरा आता है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति जो है, ये क्वेश्चन जेड के एग्जाम में पूछा गया था। ब्राउनी गति जो है वो किसने खोजी थी, या ब्राउनी गति किसके द्वारा दी गई? तो इसके नाम में इसका अर्थ है, एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति को जो है वो खोजा था, या सबसे पहले इसको देखा था। अब ब्राउनी गति होती क्या है? ब्राउनी गति जो है उसको समझने के लिए अपने पास वायुमंडल है, वातावरण है। इस वातावरण में कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। अनियमित रूप से कण गतिशील रहते हैं, अनियमित रूप से गति दर्शाते हैं। तो उन कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति है, जिसे अपन जिग जैग कहते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी गति ही क्या कहलाती है? ब्राउनी गति कहलाती है। उसके बाद में आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जो है उसमें क्या होगा कि आपके पास एक पात्र होगा, उस पात्र के अंदर जल है या कोई भी सॉल्यूशन है। उस पात्र में से जैसे आप प्रकाश की किरणों को गुजारते हो, ठीक है, कोलाइडल पात्र है, कांच का पात्र है जिसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है। उस पात्र में से जैसे आप प्रकाश गुजारते हो और पात्र को ऊपर से देखते हो, समझ रहे बात? पात्र रखा हुआ है, इसको मैं ऊपर से देखूंगा, अंदर जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, इधर से प्रकाश जा रहा है। तो प्रकाश का मार्ग जो है वो मुझे चमकीला दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे उस पात्र में से गुजरेगा प्रकाश तो उसका मार्ग चमकीला दिखाई देता है। उसे ही जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये वैज्ञानिक था टिंडल, ठीक है। जैसे तारों का टिमटिमाना है, आपका जो है धूप के अंदर जो है वो यूं लगता है जैसे आपने किसी भट्टी के पास आप बैठे हो और वहाँ से ताप जो है वो बाहर निकाला, झुलस जैसी अवस्था होती है, वैसी कुछ स्थिति। सिनेमा हॉल के अंदर जो पिक्चर का प्रक्षेपण होता है, और इसके अलावा जो आपका एक सिक्का ग्लास के अंदर डालो वो ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, आकाश का नीला रंग होना, ये सारी जितनी भी परिघटनाएं हैं वो सारी टिंडल प्रभाव के आधार पे ही समझाई जाती हैं, जिसे अपन परावर्तन अपवर्तन में पढ़ते हैं। वो फिजिक्स में चलता है, अपने यहाँ नहीं इतना। उसके बाद आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की बात करें तो कोलाइडी कणों पर जो है वो आवेशित प्रवृत्ति होती है, जिसे मूलतः अपन नेगेटिव मानते हैं। ये याद रखना है, कोलाइडी कण जो हैं जो ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कोलाइडी कण जो है वो अशुद्ध प्रवृत्ति के होंगे, और अशुद्ध कणों पर जो है वो कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश उपस्थित होता है। उसके बाद में आती है अधिशोषण की बात। अधिशोषण और एक होता है अवशोषण, ठीक है। अब अधिशोषण और अवशोषण को समझने के लिए इसमें मेरे पास जो है वो ये है, जैसे ये कि मानो मेरे पास ये चौंक है, ठीक है। इस चौंक को मैंने जो है वो एक पानी की बोतल के अंदर डाल दिया, फिर उस जैसी चौंक को मैंने एक शाई की बोतल में डाल दिया। बिल्कुल एट इज एक जैसी चौंक है। एक चौंक को मैंने पानी की बोतल में डाला है, एक चौंक को मैंने जो है वो शाई की बोतल में डाला है। 10 मिनट बाद में या 15 मिनट बाद में आप उन चौंकों को बाहर निकालो और फिर उनको देखो। तो जब देखोगे तो जो जल में थी वो चौंक बाहर से गीली दिखाई देती है, जो शाही में थी, शाही की बोतल में थी, वो भी आपको गीली दिखाई देती है, दोनों गीली दिखाई देती हैं। लेकिन जब उनमें चौंकों को तोड़ता हूं, दोनों को बीच में से इसको जैसे तोड़ूंगा, तो तोड़ने पे क्या होगा, जिस चौंक को मैंने पानी में डाला था वो अंदर से भी गीली है, तोड़ने पे दिखता है मुझे अंदर से भी गीली है। लेकिन जिस चौंक को मैंने शाही में डाला था उसको मैंने तोड़ के देखा तो उसमें क्या होता है कि जो नीला रंग था, शाही थी, वो उसके अंदर नहीं है, उसके बीच में आंशिक रूप से नहीं पहुंची है, बिल्कुल भी नहीं पहुंची। उसकी पहुंचने की मात्रा न के बराबर है, केवल उसकी सतह के ऊपर जमा है। तो अंतर है, जो चौंक पूरी गीली हो गई, पूर्ण रूप से गीली है बाहर से भी और अंदर से भी, वो परिघटना तो कहलाती है अवशोषण। और जिसमें शाही केवल सतह के ऊपर जमा है, उसके ऊपर ऊपर जमा है, अंदर तोड़ने पर अंदर नहीं पहुंची है, वो अवस्था कहलाती है अधिशोषण। यानी जब पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह के ऊपर जमा होते हैं, अंदर भीतर की ओर प्रवेश नहीं करते हैं, वो परिघटना कहलाती है अधिशोषण। ठीक है, दोबारा सुन लेना, अधिशोषण क्या होता है? यानी अवयव जो है वो केवल पदार्थ की सतह के ऊपर जमा होते हैं,
पदार्थ के अंदर की ओर, भीतर की ओर प्रवेश नहीं करते हैं, वो परिघटना कहलाती है अधिशोषण। तो कोलाइडी कणों में जो है वो अधिशोषित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और आखिरी है अवक्षेपण। अवक्षेपण में जो है वो क्या होता है कि कोलाइडी कण जो है वो परस्पर आकर्षण बल के कारण परस्पर संयुक्त होते हैं। अब उसमें क्या है कि कुछ विपरीत प्रकृति के ऋणावेश है तो उसमें धनावेश मिला दो, विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, तो वहां पे अवक्षेपण की प्रक्रिया होगी। कोलाइडी कण उदासीन होकर संयुक्त हो जाएंगे। अब संयुक्त हो गए तो संयुक्त होने पर अगर उनका वेट वजन कम है तो वो तैर कर ऊपर आ जाएंगे समूह के रूप में, और उनका अगर वेट ज़्यादा हो गया, वजन ज़्यादा हो गया, तो वो उस पात्र के पेंदे में जमा हो जाएंगे। तो तैर के ऊपर आना समूह के रूप में या समूह के रूप में पेंदे में जमा होना, वो परिघटना कहलाती है अवक्षेपण। ठीक है, अब जैसे जैसे इनके थ्योरेटिकल पॉइंट लिखते जाएंगे वैसे वैसे अपना ये पोर्शन भी क्लियर होता जाएगा। तो इसमें हेडिंग डालेंगे सबसे पहले कोलाइड्स के गुण, और इसमें एक साथ नहीं लिखना है। फर्स्ट पहला गुण लिखो विषमांगता। फर्स्ट डालोगे विषमांगता और इसमें लिखोगे पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है कॉलॉइड वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। कॉलॉइड्स वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। सेकंड पॉइंट, इनका विलयन विषमांगी होता है। इनका विलयन विषमांगी होता है। जिसमें दो प्रावस्थाएं, जिसमें दो प्रावस्थाएं, दो अवस्थाएं, सॉरी, जिसमें दो अवस्थाएं क्रमशः परिक्षिप्त प्रावस्था, क्रमशः परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम होती हैं। जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस एवं परिक्षेपण माध्यम, एवं परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस एवं परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। द्रव होता है। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को सोल कहा जाता है। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को सोल कहा जाता है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट विषमांगता का। यहां क्वेश्चन आता है वो ये, सोल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सोल किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कोलाइड्स के गुण दीजिए, ये भी क्वेश्चन होता है। कोलाइड्स के गुण में भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो बनता है ये, सोल किसे कहते हैं। सोल किसे कहेंगे, सोल जो है उस कोलाइड विलयन को कहा जाता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, द्रव हो। ऐसा कोलाइडी विलयन जिसकी परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस एवं परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, उसे कोलाइडी सोल, सॉरी, सोल कहा जाता है। क्लियर है, यह आपका विषमांगता। नंबर 2, दूसरा गुण डालोगे विसरण। विसरण
सेकंड गुण विसरण, और इस विसरण में लिखो कोलाइडी कण अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, कोलाइडी कण अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विसरित नहीं होते हैं, विसरित नहीं होते हैं। तीसरा गुण डालो ब्राउनियन गति, ब्राउनियन या ब्राउनी गति कर सकते हो या ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, इस गति को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। इस गति को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। और ये जो क्वेश्चन था ये आपकी जेट एग्जाम में आया हुआ था, थ्योरेटिकल एग्जाम में भी था, जेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ब्राउनी गति का। इस गति को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। सेकंड पॉइंट लिखो, माध्यम में कोलॉइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति, माध्यम में कोलॉइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। अब टेढ़ी मेढ़ी गति किस तरीके से, टेढ़ी मेढ़ी को जिगजैग भी कहते हैं, ठीक है। यानी यहां कुछ आपके पार्टिकल्स रखे हुए हैं इस तरीके से, ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स में क्या होता है, ये कण इससे टकराता है, फिर ये कण इससे टकराता है, फिर ये 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 इससे 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 टकराता है। तो इस तरीके की जो गति होती है ये कहलाती है टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी, टेढ़ा है पर मैडा है, टेढ़ी मेढ़ी। जिग जैग, टेढ़ी मेढ़ी गति, इसको कहते हैं ब्राउनी गति। यानी जो पार्टिकल्स हैं वो टेढ़े मेढ़े टकराते हैं एक दूसरे से, सीक्वेंस में नहीं टकराते। कोई सा पार्टिकल किसी तरीके से इससे टकरा सकता है, गति कर सकता है, ये आया, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ क्रॉस कर गया, कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे क्रॉस अवस्था में कैसे भी वो टकरा सकता है, वो गति कहलाती है ब्राउनी गति। जैसे यहाँ कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो ये पार्टिकल्स जो है वो फिर यहाँ से, ये मानो कि ये पार्टिकल्स, यहाँ कोई पार्टिकल्स रखा हुआ है, ये पार्टिकल यहाँ से इससे टकरा गया, फिर यहाँ कोई पार्टिकल्स रखा हुआ है, फिर वो यहाँ इससे टकरा गया। तो कोई पर्टिकुलर वे, कोई पर्टिकुलर गति नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी गति चलती रहती है, उसे ही कहते हैं अपन ब्राउनी गति। तो जब अपने सेंटेंस लिखा उसके नीचे ये डायग्राम बना लें। डायग्राम देना कंपलसरी होता है थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इसके नीचे अब देखो, ब्राउनी गति जो है वो टेढ़ी मेढ़ी लिखना बाद में। ब्राउनी गति टेढ़ी मेढ़ी गति है, गति हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी गति है कणों की। अब कण है तो कण अपने पास दो प्रकार के होते हैं। एक कण तो होता है भारी जिसका आकार बड़ा हो, और एक कण होता है हल्का जिसका आकार छोटा हो। जैसे मैं भारी कण, मेरे सामने जो है वो एक छोटा बच्चा है 10 साल का, वो हल्का कण, वो भी भारी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मेरे से भी ज़्यादा भारी हो सकता है। लेकिन फिलहाल यूँ मान लें कि मैं भारी कण हूँ और मेरे पास 5 साल का बच्चा रखा हुआ है, वो हल्का कण है। अब दोनों को दौड़ने के लिए कहा जाता है, गति करने के लिए कहा जाता है। तो किसकी गति ज़्यादा होगी?
तो जाहिर सी बात है जो हल्का है, जिसका कण का आकार छोटा है, उसकी गति जो है वो ज़्यादा होगी और मेरी गति क्या होगी, कम होगी। तो ब्राउनी गति वहाँ सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पे कणों का आकार क्या हो, छोटा हो। कणों का आकार अगर बढ़ गया तो ब्राउनी गति क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए आवश्यक शर्त है कणों का आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जितना छोटा आकार होगा कणों का, ब्राउनी गति उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, जिन कणों का आकार छोटा होता है, जिन कणों का आकार छोटा होता है, ब्राउनी गति उतनी ही अधिक होती है। ब्राउनी गति उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि छोटा आकार होगा तो गति तेज होगी, उनके बीच में टक्कर होगी, टक्कर जितनी ज़्यादा होगी बिखराव उतना ही ज़्यादा होगा, गति उतनी ही अधिक होती है। अर्थात और ये संबंध लिख लो, ब्राउनी गति व्युत्क्रमानुपाती है कणों का आकार। यानी इसका अर्थ होता है अगर आपने कणों का आकार बढ़ा दिया तो ब्राउनी गति कम, आपने कणों का आकार कम कर दिया तो ब्राउनी गति ज़्यादा। तो अर्थात करके ये संबंध, यहाँ से आप थ्योरी बना सकते हैं, क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में यहाँ क्वेश्चन आते हैं ट्रू और फॉल्स के, निम्न में से ब्राउनी गति के लिए सही कथन चुनिए, या निम्न में से ब्राउनी गति के लिए असत्य कथन नहीं है या असत्य कथन है। इस तरह क्वेश्चन में ये यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना ब्राउनी गति। नेक्स्ट अगले गुण की बात की जाए, विद्युत आवेश। अगला डालो विद्युत आवेश। अगला है विद्युत आवेश। और ये हमेशा याद रखना, कोलाइडी कणों पे हमेशा ऋणावेश उपस्थित होता है। अब जिनके ऊपर ऋणावेश है वो कहाँ गति करेगा, धनावेश की ओर। ठीक है, कथन लिखो इसमें, कोलाइडी कणों पर, विद्युत आवेश में लिखो, कोलाइडी कणों पर ऋणावेश उपस्थित होता है। कोलाइडी कणों पर ऋणावेश उपस्थित होता है, एवं यह धनावेश की ओर, एवं यह धनावेश की ओर आकर्षित होते हैं, धनावेश की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट अगला डालो, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, इसमें लिखो, जब प्रकाश को कोलॉइडल विलयन से गुजारा जाता है, जब प्रकाश को कोलॉइडल विलयन से गुजारा जाता है, तो प्रकाश का मार्ग चमकीला दिखाई देता है। तो प्रकाश का मार्ग चमकीला दिखाई देता है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे यह मेरे पास कोई पात्र रखा हुआ है, इस पात्र के अंदर सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है,
इसको मैं जो है वो ऊपर से देख रहा हूं, और यहां जो है इस जगह जो है प्रकाश, ये कोई प्रकाश स्रोत रखा हुआ है जहां से प्रकाश डाला जाता है। प्रकाश की किरणें हैं, लाइट है। इसके अंदर जो है वो क्या रखा हुआ है, आपका कोलॉइडल सोल मान सकते हो इसके अंदर, विलियन। तो प्रकाश का कण जो है, ये जो प्रकाशिक समूह है, ये क्या होगा, यहाँ आ रहा है इस जगह, इस जगह, फिर यहाँ से वापस इस जगह से बाहर निकलता है, इस तरीके से आता है और यहाँ से वापस पात्र से बाहर निकलता है इस जगह। तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है टिंडल शंकु, यानी प्रकाश यहाँ आके मिलता है और यहाँ से वापस विसरित होता है, फैलता है, उसका प्रकीर्णन होता है। ये जो प्रभाव कहलाता है, यानी आपने यहाँ से प्रकाश को डाला, जैसे विलयन के अंदर प्रवेश करता है तो इसका मार्ग जो है वो चमकीला दिखाई देता है। वो चमकीला कैसे दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसे मैं कहाँ से देखूंगा, ऊपर से देखूंगा। तो यहाँ जहाँ ये प्रकाश मिलता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, टिंडल शंकु। ये जो परिघटना कहलाती है वही कहलाती है आपकी टिंडल प्रभाव। तो जब ये सेंटेंस लिखा उसके नीचे आप ये डायग्राम बनाएं। बन गया होगा, तो इसके नीचे लिखो, जब प्रकाश किरणों को, इसके नीचे पॉइंट लिखना है, जब प्रकाश किरणों को अंधेरे कमरे में से गुजारा जाता है, जब प्रकाश किरणों को अंधेरे कमरे में से गुजारा जाता है, तो प्रकाश के मार्ग में धूल के कण, प्रकाश के मार्ग में धूल के कण गति करते हुए दिखाई देते हैं। धूल के कण गति करते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी व्याख्या टिंडल प्रभाव द्वारा की जाती है। इसी प्रकार आसमान में तारों का टिमटिमाना, इसी प्रकार आसमान में तारों का टिमटिमाना भी टिंडल प्रभाव ही है। ठीक है, यह आपका टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट अगला डालो, अधिशोषण। अधिशोषण, अधिशोषण में लिखो, कोलाइडी कणों पर ऋणावेश उपस्थित होता है। कोलाइडी कणों पर ऋणावेश उपस्थित होता है, जिसके फलस्वरूप धनावेश इनकी ओर आकर्षित होकर
जिसके फलस्वरूप धनावेश इनकी ओर आकर्षित होकर सतह पर जमा हो जाते हैं। सतह पर जमा हो जाते हैं। इस परिघटना को अधिशोषण, इस परिघटना को अधिशोषण कहते हैं। जैसे जैसे ये कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण ऋणावेशित, क्या है ये? कोलाइडी कण। कोलाइडी कण क्या होता है? ऋणावेशित है। अब ये कोलाइडी कण ऋणावेशित है तो इसकी सतह पे क्या आके जमा हो जाएगा? इसकी सतह के ऊपर इसके चारों ओर कौन आके जमा हो जाएगा? धनावेश, प्लस इसके ऊपर आके जमा हो जाता है धनावेशित कण, ये जमा हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी वो क्या हो जाती है आपकी? अधिशोषण। या इसे आप यूं भी कर सकते हो, कोलाइडी कण ऋणावेशित है, इसकी सतह पे क्या आके जमा हो गया? धनावेश। ये तो हो गया आपका कोलाइडी कण, और ये क्या है? धनावेशित कण जो इसकी सतह के ऊपर जमा है। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी अधिशोषण। तो ये मैंने इसको समझाया किस तरीके से जमा होता है कि कोलाइडी कण ये ऋणावेशित नेचर का है, इसके ऊपर क्या आके जमा हो रहा है? धनावेश आके जमा हो रहा है, इसकी सतह के ऊपर आके जमा हो गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये जमा हो गया। तो वो जो प्रक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी अधिशोषण। डायग्राम बना ले इसके नीचे। और इसके बाद में आखिरी गुण इसका अवक्षेपण। अवक्षेपण और इसमें लिखो, अवक्षेपण में लिखो नेक्स्ट अगला आखिरी गुण है कोलाइडल विलयन में। कोलाइडल विलयन में अल्प मात्रा में, कोलाइडल विलयन में अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाने पर, विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाने पर उनका अवक्षेपण हो जाता है। उनका अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेपण का मतलब कि अगर वो भारी है तो एक जगह इकट्ठा होकर, भारी है एक जगह इकट्ठा होकर या तो पेंदे में जमा हो जाएंगे पात्र के, या फिर तैरकर पात्र की सतह के ऊपर आके जमा हो जाएंगी। वो प्रक्रिया कहलाती है अवक्षेपण, जिसे अपन कहते हैं झाग वगैरह। कपड़े धोते हैं तो अशुद्धियाँ होती हैं, कभी कभार अगर हल्की अशुद्धियाँ हैं तो साबुन के साथ झाग के रूप में तैर कर ऊपर आ जाएंगी, या फिर अगर भारी अशुद्धियाँ हैं जैसे मिट्टी के कण वगैरह हैं वो पेंदे में, अपनी जो पात्र है या अपनी जो बाल्टी उसके पेंदे में जमा हो जाएंगे। तो ये नीचे जमा होना या ऊपर जमा होना वो प्रक्रिया कहलाती है अवक्षेपण। यानी उन अशुद्धियों को आपने अवक्षेपण किसके किया? साबुन के द्वारा। वो प्रक्रिया कहलाती है अवक्षेपण की प्रक्रिया। तो इस तरीके से अपने पास ये कोलाइडल के गुण है। इसका नेक्स्ट जो अपना हिस्सा जो अपना होगा वो होगा मृदा कोलाइड्स। ये अभी कोलाइड के गुण थे, अब पढ़ेंगे मृदा कोलाइड के गुण, जिसे मैं नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करूंगा।